नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, पर डे आप लोगों के लिए सुबह सुबह बिहार पुलिस का एक सेट जो प्रीवियस ईयर का होता है उसको डिस्कशन करते हैं और उसमें कैसा क्वेश्चन होता है, जो स्टूडेंट क्लास में बना कर लाता है, प्रॉब्लम होता है, वही क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं ताकि आप लोग को भी पता चले कैसा कैसा क्वेश्चन स्टूडेंट को फंसता है। ठीक है, तो क्लास में बने रहिएगा। थोड़ा सा लंबा होगा क्लास, क्योंकि मैथ, जीके, हिंदी सारी चीज़ों का डिस्कशन होगा, तो आप अंत तक बने रहिएगा। आने वाले बिहार पुलिस के एग्जाम में ये आपको बहुत मदद करेगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आपको पता नहीं है, तो आप ये जान लीजिए कि बहुत सारे सेट का डिस्कशन इसमें हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन पहले सेट का इस सेट का क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन सर्किल का है, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। एक वृत्त है, उसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो आपसे कहा जा रहा है कि उसका त्रिज्या क्या होगा। तो एक बात बताइए, वृत्त का परिमाप आपको पता होना चाहिए और क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो वृत्त का जो परिमाप होता है, परिमाप, हाँ, वो क्या होता है, इसीलिए तो बता रहे हैं, 2πr होता है। परिधि को ही बोलते हैं परिमाप। परिधि मतलब परि मतलब चारों ओर जो माप करने वाला, परिमाप मतलब भी वही होता है। अगर आप यहाँ से बात करें वृत्त का क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है, πr²। अब ये दोनों बराबर है, तो एक बात ध्यान से देखिए, 2πr को πr² में आपको बराबर करना है, तो किसका मान चेंज करना पड़ेगा। सर पाई तो सेम ही है, r के जगह यहाँ 2 ज़्यादा है और यहाँ r², यानी r का मान ऐसा पुट करना पड़ेगा जो बराबर हो सके। तो यहाँ से देखिए r का वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4π हो जाएगा कि नहीं, 2 2 जा 4π, और इधर 2 पुट करेंगे तो भी 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4π बराबर हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि त्रिज्या जो होगा वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आपका ये वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। फिर से बोलिए सर। अच्छा, एक बार और देखिए, ध्यान से देखिएगा, कुछ करना नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन में। जब भी आएगा दोनों का फॉर्मूला लिख लेना है। वृत्त का परिमाप था और वृत्त का क्षेत्रफल के बीच बोला गया है। हमने बोला 2πr, अगर πr² के बराबर है तो हमें r का वैल्यू ऐसा लेना पड़ेगा जो बराबर करे, क्योंकि पाई का वैल्यू तो चेंज कर नहीं सकते, वो सेम है। 2 तो यहाँ पर है ही पहले से, तो r ही एक ऐसा वैल्यू है जिसको चेंज करके हम सेम कर सकते हैं। हमने बोला r का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 2 जा 4π, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और पाई से मल्टीप्लाई 4π, यानी इक्वल आ गया। इसका मतलब रेडियस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। समझ गए। मतलब ऐसा कुछ नहीं दिया था उसका, नहीं, आपको डायरेक्ट बोला गया है कि एक जो वृत्त है उसका परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो 2 इकाई त्रिज्या हो जाएगा, नंबर नहीं दिया था। कुछ नहीं। समझ गए, उतारिए। 56। थोड़ा सा फास्ट क्लास करिए, काहे कि थोड़ा लेट आए हैं आप लोग, है ना, नहीं तो पूरा सेट डिस्कशन नहीं हो पाएगा। हो गया, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, दुकानदार उसे 3696 रुपया में बेचता है, तो छूट प्रतिशत क्या है। रोज प्रॉफिट लॉस से ऐसा क्वेश्चन आता है, तो अब आप लोगों को ये सब क्वेश्चन देखते ही एग्जाम में हमारा ऐसा उम्मीद है कि बन जाएगा। समझ गए कि नहीं। चलिए, छूट परसेंटेज हम लोग निकालते किस पे है, अंकित मूल्य पे, एमपी पे। वेरी गुड। कहा गया है एसपी दिया हुआ है और एमपी दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। कह रहा है कि अंकित मूल्य 4200 था और 3696 में बेचे हैं। अंकित मूल्य लिख लेते हैं 4200 और एसपी है 3696, तो छूट कितना होगा, 10 में से 0 गया 0, 10 में से 9 गया 1, है ना।
ये बचा 1, 11 में से 6 गया तो 5, इतना ही होगा। हाँ 510। और परसेंटेज डिस्काउंट आपसे पूछा रहा तो डिस्काउंट, वेरी गुड, MP इंटू 100, तो 510 बट्टे 4200 और गुने 100, ये कटा। अब देखिए कितना आएगा, पॉइंटों में लगता आएगा 4 2 6 5 1 6, हम पहले 3 से काट कर देखते हैं। 14 तिया 42, 17 तिया 51, 14 का 14 नहीं, पॉइंट में आएगा। 14, 3 बचा 30, 14 दूना 28, 2 20, 1 5, ऐसे करके कुछ आएगा, तो 12.1%, यही आपका डिस्काउंट परसेंटेज है। समझ गए? अगर अप्रोक्सीमेट में लेगा तो 12% आंसर हो जाएगा। समझ गए? हाँ, जो आए 14, वेरी गुड, यहाँ पे 4 लगा लेना है। आ गया होगा ये क्वेश्चन। हाँ भाई, मेरे छूट पर दिए हैं तो कैसे लॉस हो जाएगा? लिखा हुआ प्राइस इतना है, छूट दिए हैं इतना, तो इतना मैं आपको दिए हैं। समझ गई कि नहीं? क्रय मूल्य की चर्चा तो है नहीं। MP मतलब होता है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, लिखा हुआ प्राइस। और 3600 में बेचा है तो छूट हुआ। कहाँ पे? CP, तो फिर प्रॉफिट लॉस की चर्चा होती। हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा, कहता है ना, कौवा और मोर वाला कहानी सुने हैं? नहीं सुने हैं? एक बार क्या हुआ, कौवा क्या सोचा, अरे मोर इतना बड़ा है फिर भी उसका वैल्यू, हम कहीं से कहीं जा सकते तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है। अब वो कहीं जा भी नहीं सकता है, उड़ भी नहीं सकता है, उसने क्या क्या किया, हम भी मोर बनेंगे। उसने क्या किया, मोर का पंख अपने पंख में जोड़ लिया, गया मोर के पास, कहा तुमसे हम ज़्यादा सुंदर अब दिख रहे हैं। कहा अच्छी बात है, मोर को तो घमंड था नहीं, लेकिन फिर भी कहा ठीक है, लेकिन हम जो कर सकते हो वो तुम कर सकते हो। तो बोला क्या? तो बोला हम नाच सकते, तुम नाच सकते हो। कौवा बोला क्यों नहीं नाच सकते हैं, तुम नाच कर दिखाओ। मोर नाचा, जैसे कौवा नाचा कि उसका पंख क्या हुआ, झड़ गया। कहा, हंसने लगा तो कहा क्या हुआ? कहा हुआ कुछ नहीं, जो प्राकृतिक ने तुम्हें दिया है उस पर तुम्हें अभिमान करना चाहिए कि जो है हमारे पास पर्याप्त है। समझ गए कि नहीं? दूसरे को देखकर वो ना कीजिए। समझ गए कि नहीं? आप अपनी क्षमताओं का आंकिए और उस हिसाब से मेहनत जारी रखिए, सफलता जरूर मिलेगा। अब सोचिए कहाँ आप थे और कहाँ आप चले गए। समझ गए कि नहीं? कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही ना, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्चुअल है, 2 कॉन्सेप्ट इसमें हम बताएंगे आपको। 2 पूरक कोण का योग क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बात आज समझ लीजिए, पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण वो होता है जिसके 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो। समझ गए? और संपूरक कोण वो होगा जिसके 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो। समझ गए कि नहीं? 2 कोणों का योग। तो यहाँ पे आपसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक 30 भी हो सकता है, एक 60 भी होता है, लेकिन पूरक है तो 2 कोणों का योग 90, संपूरक है तो 180। हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा कि पूरक कोण का योग कितना होगा, तो कितना होगा? 90 डिग्री। आ गया होगा ये समझ में? सीधा बोला है कि 2 पूरक कोण का योग क्या होगा, तो कितना होगा? 90। ऑप्शन में भी है 90। समकोण बोला नहीं, समपूरक बोलता तो 180। बहुत बढ़िया, लिख लीजिए। 2 पूरक कोणों का योग लिखाए होंगे, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट है तो आएगा। देखिएगा घर पे तो रिवीजन एक बार और होगा। का योग 90 डिग्री होता है और 2 संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हो गया? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। एक श्रृंखला आपको दिया गया है, उसका अगली संख्या आपको पूछा जा रहा है। हमें लगता है ये 2022 के सेट में जो हमारे देख रहे हैं रोज, आप लोग गौर कर रहे हैं या नहीं, एक सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है, नहीं जा रहा है। पिछले सेट में भी, उससे पिछले सेट में भी, इस सेट में भी ये सीरीज ही है। हाँ
श्रृंखला क्या है? 2, 5, 10, 17, 2, 5, 10, 17, 26, 37। और आपसे पूछा जा रहा है अगला क्या होगा। समझ गए? यही है सीरीज। तो गौर से देखिए, हमने जब आपको ये रीजनिंग में भी पढ़ाए हैं और उसमें भी पढ़ाए हैं। देखिए तो पकड़ पा रहे हैं क्या? बहुत आसान है। ऐसा क्वेश्चन जब आप लोग रीजनिंग के क्लास में थे तो देते थे और आंसर आप लोग बोलते थे। हाँ बस हो गया। समझ गए कि नहीं? आया पहला में 3, देखिए यहाँ से यहाँ आया तो प्लस का 3, यहाँ से यहाँ आया तो प्लस का 5, प्लस का 7, यानी कि क्या कर रहा है सर? 2 जोड़ रहा है। तो 7, 9, 11। अब यहाँ जाएंगे तो प्लस का 13 करना पड़ेगा। 37 प्लस 13 कितना होगा? 50। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देख रहे, थोड़ा सा प्रैक्टिस छूटता है तो क्या होता है, इसलिए रोज रहिए। हाँ रोज रहिएगा तो समझिए यही बात है। देखिए ना, अब 2 दिन से तो एक आ रहा है, क्या पता ये 22 का है, अभी 23 चल रहा है, हो सकता है। समझ गए कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं। एक सिक्का है, उसको 40 बार उछाले हैं तो क्या परिणाम आया? 17 बार चिट आया और 23 बार पट आया। आपको बताना है कि सिक्के की एक उछाल में चिट आने की क्या प्रायिकता है। क्या कहा? 40 बार सिक्के को उछाले हैं तो 17 बार चिट आया मतलब हेड, और 23 बार टेल आया। आपको पूछा जा रहा है कि अगर एक ही बार उछालते तो कितना हेड आता। समझ गए कि नहीं? अब देख रहे हैं, 17 बार जब 40 में आया है तो एक बार में 17 हेड आने की संभावना है कि नहीं? और टोटल बार कितना उछाले हैं? 40। अरे मेरे भाई, इस प्रायिकता में आपसे बोला जा रहा है कि एक सिक्के को 40 बार जब उछाल गए तो क्या हुआ? 17 बार आया है हेड। तो एक बार उठाएंगे तो 1/17 उसका होता। अभी 40 पर पूछा जा रहा है तो 17/40 पर बनाने की जरूरत भी नहीं है। टोटल जो हो जाता है वो 17, सॉरी इवेंट जो होगा 17 और टोटल हमारे पास 40 था। तो कितना बट्टा होता? 17/40। समझ में आ गया होगा? क्या बोला कि 40 बार उछाले हैं तो 17 बार आया है हेड। आपको बोला है कि एक बार उछालेंगे तो कितना आएगा? तो 17 तो आता ही है प्रायिकता, और टोटल 40 है तो 17/40 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? चलिए, बोलता कि सर 20 वाला गिरा है, 40 वाला उछाला गया तो एक बार हाँ 20 वाला 40 वाला तो कट सकता है, 2 बटा कटेगा। जो कटने वाला रहेगा कटेगा, यहाँ नहीं है कटने वाला तो यही रहा, जो कटेगा उसको काटेगा। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन एक, कहता है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में BC बराबर PQ तथा कोण C बराबर कोण Q है। दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा स्वयं सिद्ध के सर्वांशक होंगे यदि। आपके पास 4 ऑप्शन है कि आपको हम बता देते हैं, ये कॉन्सेप्ट की बताते हैं, कितना बार बताए भी होंगे तो आप पकड़ लीजिएगा। सर्वांशम का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या बोला जा रहा है? सर्वांशम होने का स्वयं सिद्ध के सर्वांशम है। सर्वांशम होने का 3 कॉन्सेप्ट है, हमने उस दिन भी आपको लिखकर बताए थे। भुजा, साइड एंगल, साइड एंगल, सॉरी एंगल, सॉरी साइड या एंगल। उसके बाद में एक और था अभी जो अभी दिया हुआ है, क्या था ये? साइड एंगल साइड, अच्छा अभी इसी पे है, साइड एंगल साइड इस पे है। तो एक बात बताइए, 2 त्रिभुज आपके पास है, ठीक है, यहाँ पे ABC, और एक और त्रिभुज है आपके पास PQR। तो एक बात आप समझ जाइए कि जब आपको एक चीज़ दिया हुआ है, क्या PQ जो होगा वो BC के, यानी BC जो है वो PQ के बराबर है। BC
पी क्यू के बराबर, इसका मतलब ये त्रिभुज जो है ना थोड़ा सा उल्टा बन गया। पी क्यू के बराबर है बी सी, तो पी क्यू आर, ठीक है, ऐसा होगा। बी सी बराबर पी क्यू, ठीक है, दिया हुआ कि ये बराबर है। उसके बाद में और कुछ दिया है, एक और कुछ देना पड़ेगा। सी और क्यू बराबर है, सी और क्यू बराबर है, यानी कि ये एंगल के बराबर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। तो अब आप ध्यान से देखिए, और बोला जा रहा है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम जब होगा तो, और इससे सर्वांगसम है, तो साइड एक तो आपका आ गया, एक एंगल आ गया और एक साइड चाहिए। तो ये एंगल है ये वाला, यानी कि साइड एंगल का मतलब ये साइड, ये एंगल और ये साइड, दो साइड के बीच का एंगल होगा कि नहीं। तो यहाँ पर भी ये साइड और ये एंगल। तो अब हमें AC को RQ के बराबर होना पड़ेगा, तभी ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो आपके ऑप्शन से जहाँ पर AC इज इक्वल टू RQ देखिएगा, उस ऑप्शन को मारिएगा और कहिएगा ये हमारा सर्वांगसम के नियम को स्वयं सिद्ध कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है AC इज इक्वल टू RQ। समझ में आ गया होगा। जब त्रिभुज सर्वांगसम है और वो SAS से है, यानी कि साइड एंगल साइड से है, तो साइड एंगल साइड ऐसा होगा। तो साइड तो इक्वल हो गया, एंगल भी इक्वल दिया ही हुआ था। अब इसको सर्वांगसम होने के लिए एक और साइड को होना पड़ेगा इक्वल। समझ गए कि नहीं। तो इसका जो साइड है वो AC है इस पे, इस एंगल के, और इस एंगल का RQ है। तो AC को RQ के इक्वल होना पड़ेगा। वो भी दो सेंटर है, AB और RD। तो फिर एंगल कैसे होगा, अगर AB और BC है तो एंगल ये वाला कहाँ इक्वल है, तब इसको P को भी इक्वल करना पड़ेगा। क्वेश्चन में तो हमारा दिया हुआ है कि एंगल C किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है। करस्पॉन्डिंग तो होगा ही, आप किसी में भी दो साइड और एक एंगल ले लीजिएगा दोनों एंगल में, तो वो सर्वांगसम हो जाएगा। लेकिन जो एंगल दिया हुआ है उसके हिसाब से ना साइड लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ में नहीं आया, चिट्टा चिट्टा कौन कौन चैप्टर समझ में नहीं आया, छिटा बिटा चिट्टा अरे वो आपको तिरुपति वाला, त्रिभुज वाला, ये डिग्री सब बना सब समझ में। कौन बनाना, चांद बनाना, दिस दैट, AP GP CP, के लिए वही आसान हो गया। बोला हमारे बहुत आसान, क्या चीज़ का, क्या रहता है, हम बोले किसी के लिए बहुत आसान है। हाँ, जब एक बार ये सब समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाता है। समझ गए। इस सर्वांगसम के 3 नियम है, वो याद रखना है। अपने देखिएगा जहाँ जहाँ अच्छा ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, पता चलता है। किसका? हाँ हाँ, तो आपके पिताजी चले गए हैं, है ये है, पापा ने गए, ठीक है ठीक है ठीक। कहता है कि दो समांतर चतुर्भुज के दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है, तो वह कैसा होगा, वर्ग, समलंब, पतंग या डॉट। आपके बोला जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज के दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है। तो एक और कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखिए, वर्ग जब पढ़े होंगे स्क्वायर, तो उसमें आपको उसका प्रॉपर्टी पता है स्क्वायर का, बहुत आसान है। देखिए, एक मान लीजिए स्क्वायर है, ये भी तो समांतर चतुर्भुज ही है, इसका भी आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होता है, और कोण क्या होता है 90 डिग्री। ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, चारों भुजा बराबर, और चारों एंगल भी क्या होता है 90 का होता है कि नहीं। और इसका विकर्ण भी क्या होता है, बराबर बराबर होता है। तो यानी कि जब विकर्ण बराबर होगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि क्या बोला जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज दो सन्निकट भुजाएं, तो दो सन्निकट भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर है, तो कौन होगा वो समांतर चतुर्भुज, वर्ग होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या करा अगला क्वेश्चन। 4000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5% वर्ष ब्याज की दर से दी जाती है। कैसा क्वेश्चन है, 4000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से दी जाती है।
चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? क्या होगा? ये तो बहुत आसान हो गया। साधारण ब्याज हाँ, तो अब शुरू से लग रहा था दूसरा चीज। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 साल के अंतर का फॉर्मूला कितना बार? P इंटू आर बाई 100⁻²। तो लगा दीजिए, कितना है प्रिंसिपल? 4000 और 5% के दर से है, तो 4000 इंटू 5/100 की पावर 2। तो बस पावर 2 ईयर कहाँ गया सर इसका? यही तो है 2 साल। 4000 T लिखते थे सर, हाँ? वहाँ पे T लिखते ना। ये फॉर्मूला, ये 2 साल है ना, इसीलिए 2 लगा देते हैं। ये अंतर का फॉर्मूला है, 2 साल के CI और SI का डिफरेंस का फॉर्मूला है, अंतर का फॉर्मूला है। समझ गए कि नहीं? तो 25/4 को 0 हो जाएगा, तो 3 0 से तो 3 0 यहाँ कट गया। 5 दूना 10, 5 25, 2 से 2 कितना आ गया? 10। यही इसका आंसर है। ओ सॉरी, परसेंटेज 10, अंतर होगा 10 रुपया। रुपया में है ये। अंतर क्या था 2 साल का? तो 10 रुपया। समझ गए? 2 साल का 2 साल के CI और SI का डिफरेंस यानी अंतर। जब रहे तो ऐसा हाँ, हो रहा सीधा फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन को उड़ाना। है। सब तो मजेदार है। बहुत मजेदार है। 2 साल CI और SI। हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100⁻²। ठीक है। 5-6 को 0 है। हाँ हाँ, 4 को 0 है। 100 का स्क्वायर 4 को 0, 1 2 3 4। चलिए, 1 2 3 4। 3 0 से 3 0 कट गया। 5 दूना 10, 5 25, तो नीचे 2 ऊपर 5 है। 2 दूना 4। देखिए, कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या होता है कि सर, ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर हो, एक और वो एक खुद। समझ गए कि नहीं? अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसके 2 फैक्टर होता है, एक और दूसरा वो खुद। तो ऐसा आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताना है। तो एक बात बताइए, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है? यहाँ पर देखिए, इस बॉक्स में यही बन जाएगा। कितना होता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? 999। लेकिन संख्या तो 900। हाँ, लेकिन अब इससे छोटा लेना होगा जो अभाज्य हो। तो इससे छोटा अभाज्य क्या है? एक 98 तो है नहीं, 97। यानी कि ये है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो अभाज्य संख्या होगी। समझ गए कि नहीं? ये खुद से कटे और अपने आप एक से हाँ, कटे। इसका 2 फैक्टर है, एक ये और एक ये खुद। समझ गए कि नहीं? कुछ फैक्टर नहीं कटेगा। नहीं, इसीलिए यही अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? 997। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिख लीजिए ना, 997 हो गया। चलिए, हाँ, अब मैथ का क्वेश्चन एंड हो गया। इतना ही था इस सेट में मैथ। समझ गए? चलिए आगे देखिए। आगे बात करते हैं जीके की। ठीक है, जीके का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। छोड़िए ना उस सबको, क्या उतना लेना। कहता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान
स्थित है? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। क्या कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कूनो, कूनो बताइए। उत्तराखंड। हाँ, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हाँ, नाम है राष्ट्रीय उद्यान का, नेशनल पार्क का, समझ गए कि नहीं? कहाँ पर स्थित है ये? मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, समझ गए कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? वेरी गुड। कौन सा है भारत का सबसे लंबा बांध? हाँ, आपको सबको पता ही है, ऑप्शन फिर भी बोल देते हैं। हीराकुंड, तिहरी, खड़कवासला और धौली गंगा। समझ में आ गया है? कौन सा है? हीराकुंड बांध। ठीक है, आप लोग हाँ नहीं, हीराकुंड बांध का लंबाई कितना है? बोलिए। नहीं बता सकता। 25 किलोमीटर। कितना है? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर है हीराकुंड बांध का लंबाई। पूछा जा रहा है आपसे, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? पिछले महीने तो मनाया गया था। इसीलिए तो पूछा जा रहा है। तारीख नहीं जानते, देख रहे हैं? इंस्टा पर तो पता चल जाएगा। हाँ, इंस्टा पर तो ये सब खूब ट्रेंड होता है ना, तो इंस्टा पर तो आपको पता बोलिए। चल ही जाएगा। अभी हाल ही में 14 अप्रैल को जो भीम भीम कर रहे थे, जय भीम पढ़ रहे थे, तो देख रहे थे कैसे जा रहा था, तो कहे थे कि सर क्या है, तो आज अंबेडकर जयंती है, तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। बहुत ही नेक और काबिल इंसान थे वो, है ना? भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। अब क्या कीजिएगा, कोई बात नहीं। अगला देखिए, कहता है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन सुनिएगा। सांसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और लोकसभा द्वारा। यानी कि इसमें से किसके द्वारा आपातकाल के समय में आपके मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? कौन कर सकता है वो? किसके सिफारिश पे? प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री के सिफारिश पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार ये आपातकाल की घोषणा होता है कि नहीं? 352 में आपातकाल, 356 में, हाँ, तो 352 में जब ये घोषणा होता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही इसका वो होता है ना, निलंबन। अगला देखिए, कह रहा है कि आहार नाल मूल रूप से डैश से तक विकसित एक लंबी नली है। क्या है? नासिक गुहा से गुदा, नासिक गुहा से क्लोन, मुंह से क्लोन और मुंह से गुदा। कितना है? नहीं, देखिए, आहार नाल चालू कहाँ से होता है? हमारे मुख से चालू होता है, गुदा में पाचन क्रिया होते होते गुदा में खत्म होता है, तो इसका क्या हो गया? मुंह से गुदा। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन था, समझ गए? पहला क्वेश्चन ये साइंस का था, तब इससे पहले साइंस का नहीं आया था। अभी एक और क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि साइंस से ही संबंधित, संपीडित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? प्रोपेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। कौन सी होगी? मीथेन होगा। बहुत बढ़िया, ये आपको याद था कि संपीडित गैस, प्राकृतिक गैस मीथेन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? चार्ल्स डार्विन ने किया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया था। किससे बनाया जाता है? ये पूछा जा रहा है आपसे। जिप्सम से ये बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। किस किस का मिश्रण है, बोलिए तो?
ऑप्शन ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, कहता है कि अम्लीय वर्षा निम्न में ऑक्साइडों के कारण होते हैं। अम्लीय वर्षा कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। किसके होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाह, कमाल कर दिए। सल्फर और नाइट्रोजन के कारण होता है अम्लीय वर्षा का निर्माण। समझ गए? किसके कारण होगा इसका? सल्फर और नाइट्रोजन के। चलिए, आज का सेट यही ख़त्म करते हैं। आप लोग भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स में हैं सर्किल में, जो आने वाले बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाला है, उसको बहुत मदद करेगा ये सेट। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग उसे शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हम अगला क्वेश्चन या अगला सेट या कोई भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको काम आएगा, अगर हम लेके आएंगे अपने चैनल पर, तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।